चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। एक बार सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरी आवाज़ आ रही है? इज़ एवरीथिंग ओके? फिर शुरू करते हैं प्रश्न क्वेश्चन आज का, मतलब टॉपिक। एक बार सारे बच्चे क्लियर कर देंगे और ग्रुप में मैसेज कर देंगे क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है? ओके है, ठीक है भाई, मैसेज कर दो ग्रुप में, क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक। चलिए, तो मॉडर्न इंडिया हम शुरू करने वाले हैं, आधुनिक भारत। इसमें क्या क्या चीज़ हमको पढ़नी है इसको ध्यान से देखिएगा। आधुनिक मॉडर्न इंडिया, इसको आप इस प्रकार से समझिएगा जैसे वर्तमान संदर्भ में अभी के कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ना सिर्फ हमारे राज्य के एग्जाम, कोई भी पेपर आप उठा देखिए, किसी भी स्टेट की पीसीएस की बात कर लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी, तो किसी भी राज्य के अगर आप पीएससी की परीक्षा की हम बात करेंगे, तो जो सबसे बड़ा सेगमेंट आता है, सबसे ज़्यादा जहाँ से बड़े प्रश्न आएंगे और सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो होता है आपका ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य। इस ब्रिटिश साम्राज्य में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको हम समझते हैं। ये बिंदुवार देखना, समझना, जानना आपके लिए आवश्यक है। जब तक आपको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कितना गहराई में पढ़ना है, तब तक आपका नहीं हो सकता कुछ। जैसे अगर मैं आप सभी से पूछूं मैं कि आधुनिक भारत को अगर मुझे पढ़ना है, आधुनिक भारत के लिए विशेष रूप से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो चलिए आप ही में से मुझे कुछ 4-5 पॉइंट बताइए कि कौन कौन से टॉपिक, मेजर मेजर जो टॉपिक होते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। 4 बता सकते हैं, 5 बता सकते हैं, 6 बता सकते हैं, 7 बता सकते हैं, आपको जितना बताना है उतना बता दीजिए। मतलब मैक्सिमम 5 to 6 मोटे मोटे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लगता है अभी तक आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है, जाना है? मोटे टॉपिक चलिए 5 से 6 टॉपिक, उससे ज्यादा नहीं। आधुनिक भारत को इन 5 से 6 भागों में आपको बाइफरगेट करना है। बताइए, आज आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, आप उसका आंसर करें, और आंसर करें भाई, चुप नहीं बैठना है किसी को। क्या लगता है अगर मैं आपको आधुनिक भारत की अगर मैं बात करूं, तो आपके मन में 4-5 कौन कौन से टॉपिक हैं जो बनते हैं और जहां से क्वेश्चंस मेंस में बनेंगे या बनाए जा सकते हैं या सामान्यतः आते हैं? जैसे एक बच्ची बोल रही है धार्मिक आंदोलन। बेटा, धार्मिक नहीं होता वो, धार्मिक सामाजिक धार्मिक होता है, याद रखना, ठीक है? सोशियो रिलीजियस होता है वो, सामाजिक धार्मिक सोशियो रिलीजियस होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसमें सब आ जाएगा, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका आर्य समाज, मुस्लिम सुधार आंदोलन, सिख सुधार, पारसी सुधार, ये सब के सब जितने सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ताराबाई शिंदे हो गई, रमाबाई हो गई, है ना, गोविंद सॉरी ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, ठीक, ये सब इसी में आ जाएंगे। हाँ भाई, आप बताएं। राष्ट्रवाद का उदय, चलो बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राष्ट्रवाद का उदय, क्या सिर्फ राष्ट्रवाद का उदय है कि और कुछ? राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन ले लीजिए आप इसको, नेशनल मूवमेंट। सिंपल, मैंने बोला ना मोटे तौर पे विभाजित करना है। क्या बताया मैंने? नेशनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट, आप ऐसा बोल लीजिए आप इसको। सब आ गया भाई, खत्म हो गया, इसमें और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक। नेशनल मूवमेंट,
राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। अच्छा सर, इसमें क्या क्या आएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे, भी वन बाय वन करेंगे। ये तो मोटा मोटा टॉपिक जो आप लोग पूछ रहे हो, मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ जिसको आप लोग बता रहे हो। चलिए, एक बच्चे ने बोला सर ब्रिटिश विस्तार, एक ने कहा है बैटल। बैटल बैटल के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, वो प्रीलिम्स के लिए ठीक है। बैटल एंड वॉर्स जो है वो, है ना, इसमें मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य तो मैंने खैर लिख ही दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में क्या, चलो ये बताओ जरा। ब्रिटिश साम्राज्य तो मैंने लिख ही दिया, ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है, ये तो चलो मैंने लिख ही दिया, ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य ये तो हमने लिख ही दिया है। अब आप बताइए, चलिए बाकी छोड़िए, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या आएगा ये बताइए। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, यही हमारा पहला पार्ट हो गया एक्चुअली, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आप बताइए। इसके अलावा जिन बच्चों ने लिखा है 1857 की क्रांति, ठीक है, और ना सिर्फ 1857 की क्रांति और समकक्ष अन्य क्रांति जो है, अदर रिवोल्यूशन, ये भी आ जाएगा। और पांचवें तौर पे देख सकते हैं विभाजन, पार्टीशन, और उसके बाद है आजादी के बाद, या फिर संवैधानिक विकास। हालांकि संवैधानिक विकास ये शुरू से आएगा, मतलब 1773 से। इसको ऑब्लिक ना करके हम एंड कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट हो जाएगा ना। 1947 तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यही 6 आपके पार्ट आपके होने वाले हैं। ठीक, हाँ भाई। अब प्रश्न मेरा ये है कि 1857 वो सब छोड़ दीजिए, तो अलग बात हो गया। मेरा प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य, ये हमारा टॉपिक है, और इस ब्रिटिश साम्राज्य में, इस ब्रिटिश एरा में, आप कहिए ब्रिटिश अंपायर में, मुझे किन किन चीजों को पढ़ना है, ये मेरे को तो पता होना चाहिए ना भाई, तभी तो मैं कर पाऊंगा। मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश अंपायर में मुझे किन किन चीजों को पढ़ना है। चलिए, तो बच्चों का कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, उदय से क्यों ही क्वेश्चन करेंगे। देखो, प्रीलिम्स लेवल की चीजें नहीं पढ़नी भाई आपको। हाँ, साम्राज्यवादी नीति, भू राजस्व नीति, आपको इस आधार पे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश सर्वोच्चता आपको पढ़नी होगी। क्या पढ़नी है आपको, ब्रिटिश सर्वोच्चता, यानी कि ब्रिटिश सुपरमेसी या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ये ब्रिटेन के पावर या ब्रिटिश पावर दूसरी यूरोपीय कंपनियों की तुलना में ज्यादा पावरफुल क्यों हुआ। क्या बोलो, समझ आ रहे हैं। ये ब्रिटेन जो है दूसरे पावरफुल या दूसरे यूरोपीय राज्यों के, दूसरे यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पावरफुल क्यों हुआ, तो ब्रिटिश सर्वोच्चता के क्या कारण थे। और इसी में ही आप लोग पढ़ लीजिएगा विभिन्न इनकी लाइक प्लानिंग वॉलिंग एंड ऑल, उस सब चीजों को यहीं पर देख लेंगे, और विभिन्न जो संधियां थी वो सब आप यहीं पर देखिएगा। साथ ही साथ भारतीय रियासतों के साथ इनके संबंध, भारतीय रियासत, इंडियन आपके प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से मुख्यतः 4 को देख लेना है मोटे तौर पे। इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जिसकी मैं चर्चा यहां पर नहीं करूंगा, केवल रिवीजन फॉर्म में होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, भारतीय रियासतों के साथ संबंध को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी, आप सबसे पहले बंगाल देखिएगा, देन आप यहां पर मैसूर देखिएगा, फिर मराठा है, और फिर आपके सिख हैं, दैट्स इट। तो इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लगभग वो सारी चीजें हमने कवर यहां पर करा दी है, तो यहां पर और डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा सर इसकी साम्राज्यवादी नीति, एम्पेरियलिज्म पॉलिसी, बहुत अच्छी बात। साम्राज्यवादी नीति, इस साम्राज्यवादी नीति में क्या देखिएगा, यहां पर विभिन्न नीतियां हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि घेरे की नीति आप देख सकते हैं, सहायक संधि आप देख सकते हैं, सब्सिडरी अलायंस, है ना, सब्सिडरी अलायंस। इसके अलावा सर और क्या देख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी नीतियां आपको देखनी है। उसके अलावा सर और क्या है, भू राजस्व नीति है इनकी, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी है। क्या है इनकी, भू राजस्व नीतियां, भू राजस्व अर्थात लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी है, ये आपको देखनी है। इस भू राजस्व नीतियों में क्या क्या पढ़िएगा आप पढ़ेंगे यहां पर महालवाड़ी, रैयतवाड़ी एंड
स्थायी बंदोबस्त। ठीक, चलिए। और भाई बस इतना कि और कुछ? इतना ही पढ़ना है? हो गया फिनिश? बोलो भैया ये तो शुरुआत है। क्या बात कर रहे हो साहब? यस। अब जैसे मैंने बंगाल लिखा जरूर है, बंगाल के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना है? प्लासी पढ़ना है, बक्सर पढ़ना है, मैंने लिखा मराठा है, मैंने लिखा मैसूर है, तो उसके अंतर्गत वो सारी चीजों को पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान समझिएगा, ये तो आपने साम्राज्यवादी और भू राजस्व ब्रिटिश आर्थिक नीति को अभी आपने देखा ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जहां से हर बार क्वेश्चन लगभग आपको पूछा जाता है। क्या बताया हमने? ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, भू राजस्व नीतियों के अलावा आर्थिक नीति। इसमें क्या क्या देखेंगे? कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, यहां से क्वेश्चन आएगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा क्या दिखेगा आपको? उद्योगों का विनाश, इसी को विऔद्योगिकीकरण कहते हैं, विऔद्योगिकीकरण, विऔद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट्स का क्या होता है? नुकसान होता है। तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन जिसको कहा जाता है। समझ आ रहे? अरे कहां बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन में आ रहे हो भाई? हैं कहां क्या पढ़ा रहे हो और कहां क्या बता रहे हो? अभी हमने बोला ना भाई, ये कहानी खत्म हो चुकी है, यहीं पर ये हमने कर दिया खत्म कहानी। सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य पढ़ेंगे 1857। ये हम ब्रिटिश साम्राज्य में क्या क्या चीज पढ़नी ये बता रहे हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब 1857 के पहले की घटनाक्रम है। आप समझिए, ये पहला पार्ट होगा ब्रिटिश साम्राज्य, दूसरा 1857 की क्रांति हो जाएगी, तीसरी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो जाएगा, या इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको दूसरा, इसको तीसरा कर सकते हैं, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, और लास्ट विभाजन और आजादी के बाद है। ये ऐसे होगा। समझ आ रहा है? तो ये तमाम चीजें, और बड़े प्रश्न आपको यहीं से बनेंगे, आप ये भी समझिएगा, जितने बड़े प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। और इसको लिखते चलना मेरे साथ साथ, हो गया तो आगे बताना। इसको लिखते चलना, और हो गया तो आगे बताना, ठीक है? चलिए, इसके अलावा सर इनके प्रशासनिक ढांचे में जो परिवर्तन है इसको भी हम यहां पर देखेंगे। इनके, ये तो आर्थिक हो गया, इनके प्रशासनिक ढांचे में, प्रशासन के तौर पे, प्रशासनिक, हालांकि ये बहुत हद तक जो रेगुलेशन एक्ट आपने पढ़ा था 1773, उन्हीं से मिलता जुलता यहां पर रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो इस प्रकार से यहां पर आपको इतने बिंदुओं के आधार पर पढ़ना होगा पहला अध्याय, अर्थात ब्रिटिशर्स पॉलिसी या ब्रिटिशर्स एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। समझ आ गया बच्चा लोग सभी को? अब यहां पर एक जो चीज है वो मैं करने वाला हूं, और वो ये है कि मैं इसको मुख्य बिंदुओं के आधार पर आपको पढ़ाऊंगा, मेन मेन पॉइंट्स हम लेके आएंगे, और आपको वहीं पर मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसका आंसर आपको लिख के आना होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे हम पढ़ लेते हैं, एक प्रश्न आ गया कि भैया बताएं कि प्लासी के युद्ध के महत्व को रेखांकित करें। ठीक, अंडरलाइन या हाईलाइट द इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, ये क्वेश्चन एक आता है। तो मैं क्या करूंगा, भूमिका कैसे लिखनी चाहिए वो बताऊंगा, उसके मेन बॉडीज में क्या होने चाहिए वो बताऊंगा आपको पॉइंट वाइज, और उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब बड़े प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक, और उसके बाद अब आपके लिए टास्क होगा, ये देखो दो तरीका है, या तो फिर मैं सीधा सीधा पूरा आपको बना बुनाया रेडीमेड आंसर दे देता हूं, जैसे पिछले कुछ समय में हम करते आ रहे हैं, या तो एक वो तरीका है, या दूसरा तरीका है कि 50% काम मेरा होगा, 50% आपको करना होगा। बताइए कौन से तरीके में आप जाना चाहते हैं? जैसा आप बोले, मुझे दोनों मंजूर है,
और मेरे लिए दोनों सही है, और मेरे पास दोनों टाइप की स्लाइड भी हैं। मैंने क्या कहा, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बताया प्लासी का युद्ध का महत्व रेखांकित करें, चर्चा करें। भूमिका मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, वो पूरा लाइन टू लाइन में बताऊंगा। निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है वो भी मैं लाइन टू लाइन बताऊंगा। बीच का जो हिस्सा होगा मेन बॉडी लाइन, उसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके मुख्य बिंदु को आपको बताएंगे। एक्सप्लेन भी मैं यहां पर करूंगा, लेकिन लिखने का कार्य वो आपको करना होगा। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, जैसे पहले करते आ रहे हैं, पूरा एज इट इज बना बुनाया रेडीमेड आंसर जो आपको दिया जाता है। तो आप बताइए, आपके ऊपर है, जैसा आपको सही लगे हम उस तरीके को, उस पद्धति को फॉलो करेंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं कि सर 50-50 चलेगा। बहुत सही है भाई, जानकर अच्छा लगा। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? चलो शुरू करें फिर। लिखो भाई, पहला प्रश्न है। अच्छा, बाकी को भी बता ही देता हूं, लगे हाथ देख ही लो। जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य में मुझे ये सारी चीजें पढ़नी होगी। और दूसरा, ध्यान से समझना। सेकंड है, सेकंड, पहला चैप्टर क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य होगा। दिस इज फर्स्ट चैप्टर, नंबर फर्स्ट। सेकंड हम पढ़ लेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन को पढ़ लेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ सकते हैं या इसको ही पढ़ सकते हैं, 1857, दोनों में से एक देख लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। और अगर इसको दूसरा तो इसको तीसरा पढ़ेंगे, 1857 को। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में क्या क्या पढ़ना है आपको? व्यक्तिगत जो लोग हैं उनके बारे में मैं कम पढ़ाऊंगा, इसलिए कम पढ़ाऊंगे क्योंकि उनके बारे में लगभग सभी चीज में पढ़ा चुका हूं। तो सर क्या पढ़ाओगे आप? हम मिक्स वे में पढ़ेंगे। मिक्स का मतलब होता है, जैसे प्रश्न आ जाएगा कि 18वीं शताब्दी के दौरान या 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के विस्तार पे या उनके आंदोलनों के अस्तित्व पे चर्चा करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, बड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और आपसे एक और चीज मुझे पूछना है, मतलब आप बताइए मुझे, बड़े प्रश्नों पे हम ज्यादा फोकस करें या छोटे प्रश्नों पे? क्योंकि छोटे प्रश्नों को मैंने फिर से कहा है कि छोटे प्रश्न आएंगे ही कैसे। जैसे 1857 क्रांति के कारण क्या थे, ऐसा पूछ दिया जाएगा। तात्कालिक कारण क्या था, ये पूछ दिया जाएगा। कानपुर क्षेत्र में किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और किसने इस आंदोलन का दमन किया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। छोटे प्रश्न हमेशा प्रीलिम्स लेवल या प्रीलिम्स स्तर के होते हैं, है ना। बड़े प्रश्न जो रहते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं। कोशिश यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा विश्लेषणात्मक प्रश्नों को करें। कोशिश ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम एनालिटिकल प्रश्नों को करें, ताकि प्रश्न को बनाने की समझ आपके अंतर्गत विकसित हो। अब आप बोलोगे कि सर, जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि मैसूर के आंग्ल मैसूर युद्ध को समझाएं या आंग्ल मैसूर युद्ध पे टिप्पणी या टीका लिखें करके, तो यार उसमें क्या लिखोगे भाई? पूरा तो बता ही दिया ना आंग्ल मैसूर युद्ध को। इतना लिख दिया है कि 15 नंबर से भी ज्यादा का कंटेंट है तुम्हारे पास, कॉपी खोल के देख लो। आंग्ल मैसूर युद्ध में चारों युद्ध को देख लो, ये यहाँ पे ऐसा हुआ, इस युद्ध में ये हुआ, वो हुआ, ये संधि हुई एंड ऑल, वो सारी चीजें हमको पता है, तो उसको आपको पढ़ के आना है। बात समझ आ रहे हैं? हाँ। तो बड़े प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा सर यहां पर हम बात करते हैं समाज सुधार आंदोलनों में, हम ये देख लेंगे 1857 की क्रांति में भी नाना प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। आपको लग रहा होगा कि अरे सर 1857 में क्या ही क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंट क्वेश्चन, मैं 20 क्वेश्चन निकाल सकता हूं 1857 की क्रांति पे, 20 क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूं। और 20 अलग अलग होंगे, सारे क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के होंगे। समझ आ रहे हैं? तो हम वैसा भी कर सकते हैं। अब जैसे 1857 में आप लोग क्या ही क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो 1857 की क्रांति में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, रीजन। रीजन को भी अलग अलग रूपों में आप बताइएगा। तात्कालिक कारण क्या थे, इमीडिएट रीजन क्या थे, पॉलिटिकल रीजन क्या थे, इकोनॉमिकल रीजन क्या थे, सोशल रीजन क्या थे, आपने रीजन बता दिया। 1857 क्रांति का स्वरूप कैसा था, नेचर आपसे पूछा जाएगा। इसका जो नेचर था वो कैसा था, स्वरूप आपसे पूछा जाएगा। 1857 के रिवॉल्ट के परिणाम से आपसे प्रश्न आ जाएंगे कि इसका परिणाम क्या रहा। और परिणाम के बाद एक और एक नेक्स्ट लेवल होता है,
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए, ये भी एक अलग चीज है। परिणाम का एक और आगे का स्टेप है ये। एक सिंपल होता है कि परिणाम क्या है, तो परिणाम में आपको बताना है कि यहां पर इसकी मृत्यु हुई, यहां पर ये हारे, यहां पर वो हुआ, यहां पर ऐसा, यहां पर वैसा, ये आपने बता दिया। एक और एडवांस लेवल का प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने कौन कौन से कदम उठाए, या अंग्रेजों की नीतियां किस प्रकार परिवर्तित हुई। ये एनालिटिकल प्रश्न है भाई, समझ आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या आ सकता है। 1857 के पहले हुए जन आंदोलनों पर एक विस्तृत या एक कंप्लीट आप थ्योरी लिखिए आप। तो 1857 के पहले कौन कौन से आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। संथाल विद्रोह 1857 के पहले हुआ है। आपका पाइक विद्रोह 1857 के पहले हुआ है, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह इसके पहले हुआ है, फकीर विद्रोह इसके पहले हुआ है। ये सारे विद्रोहों के बारे में आप लिख डालिए। प्रश्न भी आ सकता है 1857 के बाद हुए विद्रोहों की चर्चा करें, तो आप बताएंगे कि सर मुंडा विद्रोह इसके बाद हुआ है, गुंडादुर जो था वो भी इसके बाद हुआ है, गुंडादुर का जो बस्तर विद्रोह था वो भी इसके बाद हुआ है, नील आंदोलन ये भी इसके बाद हुआ है। तो आप ऐसे भी आप अलग से बना सकते हैं। आप ये भी बना सकते हैं कि सर 1857 की जब क्रांति हुई तो इस क्रांति में मगध मगध बोलता हूं आपका अवध जो है वो प्रमुख क्षेत्र था। अवध को 1857 की क्रांति की जन्मभूमि कही जाती है, बताएं क्यों, क्या, कैसे। या 1857 की क्रांति में किन वर्ग के लोगों का, किस वर्ग के यानी कि किस क्लास के लोगों का यहां पर पार्टिसिपेशन, मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस ज्यादा थे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो प्रश्न बनने के तो नाना तरीके हैं, नाना प्रकार हैं, प्रश्न का अलग अलग कईयों आधार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म के उदय के कारणों की चर्चा कर लेंगे। नेशनलिज्म उदय क्यों हुआ, नेशनलिज्म की भावना कैसे आई लोगों में, और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो चल पड़ा। अब इसको अलग अलग स्टेज में कर लेंगे राष्ट्रीय आंदोलनों को भाई, कि 1905 के पहले के आंदोलन, जिसमें विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन को हमको देखना होगा। ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आपके बनेंगे। स्वदेशी आंदोलन क्या था, परिणाम क्या थे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। फिर देख लेंगे हम उसके बाद सूरत विभाजन जो होता है, लखनऊ समझौता जो होगा, गांधीयन मूवमेंट की हम बात करेंगे कि गांधी जी किस प्रकार से उस मूवमेंट को लीड करेंगे, गांधी जी के इस मूवमेंट के क्या क्या इंपैक्ट हुए, क्या क्या प्रभाव हुए। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, भारत छोड़ो में क्या हुआ, 7A अवज्ञा में क्या हुआ, ठीक। वो सब पॉइंट्स आपको ऑलरेडी वैसे भी कवर्ड हैं, उसको प्रश्नोत्तरी फॉर्म में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा सर यहां पर यह भी देखेंगे कि बीच के जो कुछ छोटे छोटे आंदोलन हुए थे, जिसमें से क्रांतिकारी चरण की हम बात करते हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करते हैं, उसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम सीधे भारत छोड़ो आंदोलन पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले भी जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनकी भी चर्चा होगी। कांग्रेस को या ब्रिटेन की तरफ से बहुत सारे मिशन जो आए, बहुत सारे प्रस्ताव आए थे कांग्रेस और भारत के लिए, उन प्रस्तावों की भी चर्चा, और प्रस्तावों से भी संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि देखो प्रश्न, जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखो स्वतंत्रता आंदोलन में, अब आप लोग मुझे बताना कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एक्चुअली प्रश्न आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, जैसे ध्यान से समझना और इसका आंसर मुझे बताना, केवल की पॉइंट बताइएगा, 2-3 वर्ड्स में, कुछ नहीं है। प्रश्न ये आ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है 20वीं सदी के 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, अंतिम दशकों में ब्रिटेन द्वारा भारतीय स्वतंत्रता या भारतीय हितों की रक्षा के लिए भारतीय हितों की रक्षा के लिए क्या कदम या रक्षा के लिए राजकीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए। चलो भाई ये प्रश्न है। अब कितने लोगों को ये प्रश्न समझ आया, पहले ये बता दो। क्वेश्चन क्या है ये,
20वीं सदी के पूर्वार्ध में अंतिम दशकों में, 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के लास्ट डिकेड में, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के लास्ट डिकेड में ब्रिटेन द्वारा, फ्रॉम द ब्रिटेन, भारतीय हितों की रक्षा के लिए, फॉर द इंडियन वेलफेयर, भारतीय हितों की रक्षा के लिए, इंडियन वेलफेयर के लिए ब्रिटिश या राजकीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए? ऑफिशियल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर कौन कौन से स्टेप यहां पर लिए गए थे? अब बताओ कितने लोग को प्रश्न समझ आ रहा है? ऐसे तो आते हैं प्रश्न, ऐसे ही आएंगे भाई। और इसको आपने बहुत डिटेल में भी पढ़ा है। मजे की बात यह है कि इसको आपने बहुत डिटेल में भी पढ़ा है। तो पहले तो ये बताओ, ये प्रश्न कितने लोग को समझ आया? अब ये भैया 15 या 8 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न 8 या 15 नंबर का आराम से बन सकता है ये। तो मुझे बताओ कितने लोग को प्रश्न बिल्कुल समझ नहीं आया, पहले ये बताइए। और ये किस से किस ड्यूरेशन की बात कर रहा है ये भी आप बता दीजिए। चलो बताओ, फटाफट बताओ भाई, मुझे कमेंट चाहिए, तभी तो समझ आएगा ना भाई। तुम्हें लोग बोलते थे ना सर क्वेश्चन किया करो करके, लो बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे एकदम शॉर्ट नहीं चाहिए भाई, कम से कम 2-3 बिंदुओं पे आंसर चाहिए मेरे को। बहुत पूरा आंसर नहीं बोल रहा हूं, 2-3 बिंदुओं पे, एक लाइन में ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। 2-3 पॉइंट्स पर आंसर कर दीजिए मुझे। समझ गए? अच्छा, किनको बिल्कुल समझ नहीं आया, अरे सर पता नहीं क्या बोल रहे सर, ये तो हमारे ऊपर से निकल गया करके, बताएं भाई। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के लास्ट डिकेड में इंडियन वेलफेयर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन से ऑफिशियल स्टेप्स यहां पे लिए गए थे? (1900 से 1950)। अच्छा, 1900 से 1900, अच्छा चलो ईयर ही बता दो सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1900 से 1950 कैसे हो जाएगा भाई? ध्यान से समझना, पहले तो इसी को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि यहीं पे पूरा गड़बड़ हो जाता है। पूरा गड़बड़ यहीं पे होता है और कुछ नहीं है। इसको गलत समझ ली मतलब गया पूरा आंसर, मटिया मीट। ईयर बताओ जरा मुझे फटाफट, ईयर बताओ, ईयर बताओ जरा। अच्छा, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी आप बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। श्रेया बस का आंसर सही है भाई। एक बच्चा बोल रहा है 1800 के बाद में कहां जा रहे हो जी? हैं रेलवे पोस्ट ये सब की कहां की बात कर रहे हो आप? समझिएगा 20वीं सदी मतलब समझिएगा 20th सेंचुरी मतलब क्या हो रहा है? 1900 टू 1999, 1999। अच्छा, पहला चीज। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब हो रहा है कि भैया जो भी चीज करेंगे 1947 में करेंगे। तो पहले इसने बोल दिया 20वीं सदी का पूर्वार्ध, तो पूर्वार्ध का मतलब क्या हो रहा है? 1900 टू 1950। आप बाइफरगेट करते चलो। 20वीं सदी का मतलब हो रहा है 1900 से लेके 1999, ठीक है। और उसके बाद पूर्वार्ध, पहले का आधा बोला, उत्तरार्ध नहीं बोला। उत्तरार्ध बोलता तो 1950 बोलते। और मुझे एक चीज बताओ, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1950 के बाद क्या करेगी भाई हमारे यहां? थोड़ा दिमाग लगाओ, 1950 के बाद क्या करेगी? जो भी घटनाक्रम करना है 1947 के पहले करेगी। इसका मतलब एक और हमने यहां पर बाइफरकेट कर लिया, 1900 टू 1950। अब क्या बोला है? इस पूर्वार्ध के अंतिम दशकों की बात हो रहा है। तो इस पूर्वार्ध का अंतिम दशक, शुरुआती दशक क्या हो सकता है? 1910, 1920, 1930, ये शुरुआती दशक है। अंतिम दशक का मतलब क्या हो रहा है? 1940 ठीक से 47 के बीच की बात कर रही है। अभी समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना? या ज्यादा 35 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी समय आया था, तो आप इसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1935 से आप 1947 ले लीजिए। पहले ये बता दो, ये बाइफर्गेशन समझ आए कि नहीं? पहले तो यही समझना पड़ेगा भाई, शब्दों को ऐसे ही समझना पड़ेगा। मैं क्या बोलूं, समझ आ रहा है? तो प्रश्न ने कहा कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंतिम दशकों में, तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ यानी कि भैया आपने बता दिया 1900 से 1950, इसके अंतिम दशक यानी कि इसका क्या है? लास्ट डिकेड। तो लास्ट डिकेड यानी कि 30 के बाद का ले लीजिए और 47 तक ले लीजिए, क्योंकि 47 के बाद ही ना भाई, 47 के बाद मैं क्या करूंगा मैं?
समझ आ रहा है? 47 के बाद मुझे क्या करना है? मुझे कुछ करना ही नहीं, 47 के बाद मैं क्या ही करूंगा। तो अब आप देखिए सर 35 से 47 के बीच क्या क्या चीज लेकर आए। तो सबसे पहले तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1940, कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। 1942 क्रिप्स मिशन, ठीक। 1944, 44 तो नहीं 45, 1945 वेवेल प्लान। 1946 कैबिनेट मिशन और 1947 माउंटबेटन योजना। अभी समझ आया? कहां यूनिवर्सिटी एक्ट ये सब में जा रहे हो भाई? हैं? कहां लगा रहे? यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 कहां लेके आ रहे हो तुम? अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो? अभी क्लियर हुआ फंडा भैया? आपको मेन चीज, अच्छा जब आप आंसर लिखेंगे तो आप जो सूरजमुखी बनाते हैं ऐसे ही बना रहे हैं सूरजमुखी, क्या बीच में लिख दीजिए जो लिखना है आपको। अब लिखते चलो यहां पर क्या है, 1935, 1940, 1942, 1945, 1946, 1947। समझ आ रहा है? तो ऐसे बनते हैं मेंस के प्रश्न और ऐसे अब बनेंगे। और जिनको लगता होगा ना ऐसी कि प्रीलिम्स पढ़ लेंगे और मेंस हो जाएगा तो भैया भूल जाओ, उन लोग को ये वीडियो दिखा देना आप लोग, कम से कम ये सेक्शन तो दिखा ही देना। जिनको लगता होगा कि प्रीलिम्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फिर इसके लिए बहुत भारी भारी भरकम नहीं है भाई, शब्दों को बस समझना है और कुछ थोड़ी है। ये सब तो पहले पढ़ा हुआ है ना यार। या बताओ ये नहीं पढ़ा है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर नहीं पढ़ा है? सब पढ़े, ये सब पहले पढ़ा हुआ है। बट आप जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, अब कुछ बच्चे अगर यहाँ पर 1950 के बाद का लिख के आ गया जो कि बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, कितना नंबर देगा? 0 नंबर। कोई बच्चा 1904 का, 1905 का, 1909 लिख के आ गया, 1919 लिख के आ गया, कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर। तो समस्या यहां पर है, समस्या समझने में है। इसी को कहते हैं गाइडेंस। यही चीज समझ गए तो फिर पूरा पिक्चर क्लियर है। और गनीमत है कि आप लोगों का यूपीएससी स्तर पर नहीं आता। यूपीएससी में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान घास को होता है। ये ऐसे है भाई, लिखना है 1000-1200 वर्ड में आपको यहां पर। अपने यहाँ कितना रहता है? 750 रहता है ना वर्ड लिमिट, कितना रहता है? 750 रहता होगा ऐसे में। यूपीएससी ये पूछ रही है, दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान घास को होता है, लिखो। तो गनीमत है कि अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत जल्द पहुंचेंगे। तो इसके पहले कि उस स्तर पे पहुंचे, आप तुरंत क्लियर कर लो इन चीजों को। समझ आ गया बच्चा लोग क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे प्रश्न आपको यहां पर पूछे जाएंगे भाई। विभाजन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, अब पूछ दिए क्या विभाजन अपरिहार्य था? अपरिहार्य यानी कि क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? तो आपको दोनों ही शब्दों में आपको बताना है कि हां, कुछ शर्तें ऐसी थी, कुछ शर्तें ऐसी थी जहां पर विभाजन को टाला जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें थी जहां पर बिल्कुल नहीं टाला जा सकता था। वस्तुतः इसको न टाला जाना ज्यादा जरूरी समझा गया। आजादी के बाद के भारत में आ सकता है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए, किन स्थितियों में भारत को छोड़े और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मेंस के प्रश्न अब इस प्रकार के बनेंगे, है ना। नगरीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में नगरीकरण के प्रभावों की चर्चा करें और संभावित जो समय प्रॉब्लम आई यानी कि जो चैलेंजेस आए थे, है ना, उन चैलेंजेस के बारे में लिखें। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, सिलेबस में है भाई आपका। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, सिलेबस उठा के देखिएगा। सिलेबस में ये नगरीकरण आपको देखने, अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा और यहां से क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते एक प्रश्न है, हमने पढ़ा तो नहीं है, मतलब मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है, बट हो सकता है अगर किसी ने सुना होगा। मान लेते 4 नंबर का एक प्रश्न आ गया, फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर का एक प्रश्न आ गया कि एक मुश्त बंदोबस्त क्या है? आप क्या समझते हैं एक मुश्त बंदोबस्त? एक मुश्त बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? समरी सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं? चलो बताओ इसमें क्या लिखोगे? व्हाट डू मीन बाय द समरी सेटलमेंट? एक मुश्त बंदोबस्त क्या है?
क्या इसने 1857 की क्रांति में, क्या इसने 1857 की क्रांति में, या 1857 की क्रांति होने में प्रमुख भूमिका निभाई? हाँ या ना? 1857 की क्रांति का क्या एक कारण था या नहीं? चलिए मान लो एक प्रश्न आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द एकमुश्त बंदोबस्त, समरी सेटलमेंट, क्या लिखोगे जी? जल्दी बताओ मेरे को, ऐसे तुरंत फटाफट आंसर करना है मेरे को, बी फास्ट। बी क्विक, जल्दी बताइए क्या लिखेंगे इसमें हम। आज तो हम बात ही कर लेते हैं, बात ही कर लेना आज, क्या लगता है? पढ़ते तो रोज है, आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। क्या बोलती पब्लिक, आज बात ही कर लेते हैं, बात करने का मन कर रहा है। फ्रेंड्स, आज मुझे आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है, तो मैं आज बात कर लूं। चलिए, हाँ भाई, जो मैंने प्रश्न पूछा उसका आंसर बताइए। चलिए, समरी सेटलमेंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द समरी सेटलमेंट? एक मुश्त बंदोबस्त क्या होता है, और क्या इसने 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई या नहीं? देखो यार, कोई बता नहीं रहा यार तुम लोग आंसर हैं। जमींदारों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिला। अच्छा, ऐसे लिख के आओगे समरी सेटलमेंट में? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे समझ रहे हो, एक मुश्त बंदोबस्त को क्या आप यही समझ रहे हो क्या कि स्थायी बंदोबस्त? हाँ या ना में बता दो भाई। स्थायी बंदोबस्त अपन यही समझ रहे हैं क्या, स्थायी बंदोबस्त? यदि आप स्थायी बंदोबस्त समझ के लिखेंगे, यदि आप इसको परमानेंट सेटलमेंट समझ के लिखेंगे, चेकर अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 0 नंबर देगा आपको, बाकी का तो नहीं पता, मैं तो 0 नंबर दूंगा भाई अगर मेरे मत्थे का भी ऐसा बच्चा अगर चढ़ गया तो। समझ आ रहा है? अगर आपने इसको स्थायी बंदोबस्त समझ के लिखा तो मैं तो आपको 0 नंबर दूंगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त नहीं है। एकमुश्त बंदोबस्त जो था ये जमींदारों के खिलाफ था, ये जमींदारों के फेवर में नहीं था, ये जमींदारों के बिल्कुल उल्टा था, ये बिल्कुल उलट थे उसके, जो कि अवध क्षेत्र में हुआ करता था। ये मैं पढ़ाऊंगा मेंस में, आप लोगों को निश्चिंत रहें आप, ये मैं किस में मेंस में अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये एकमुश्त बंदोबस्त क्या होता है। अगर जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि भाई, जैसे जमींदार आपने पढ़ा, अब अगर मैं पूछता हूं कि सर ताल्लुकदार कौन होते थे या जोतदार कौन होते थे, तो आप क्या बताएंगे? हु आर द ताल्लुकदार एंड हु आर द जोतदार? तो भैया ये दोनों अलग अलग लोग हैं, जमींदार अलग हैं, जोतदार अलग हैं। जमींदारों की जमींदारी कैसे नीलाम की जाती थी, जमींदारों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ये तमाम चर्चाएं करेंगे। अब ये पूरा चर्चा का विषय होने वाला है, मेंस चर्चा का ही विषय है, समझ आ रहा है? विशेष रूप से आधुनिक इतिहास। और आप ये भी देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न तो ठीक ठीक भी दे रहे हैं आपको। ठीक ठीक का मतलब अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। यहां पर तो आप सोच ही नहीं सकते ना, मतलब आप क्लेम ही नहीं कर पाओगे कि अरे ये कहां से आ गया क्वेश्चन। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? देखो क्या होगा भाई, जैसे मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न आ गया, अलबरूनी से क्वेश्चन उठा के दे दिया। अब आपने अलबरूनी नहीं पढ़े तो नहीं बनेगा आपसे, बट समझ तो आ रहा है कि हाँ अलबरूनी का क्वेश्चन है, मैंने नहीं पढ़ा। मध्यकालीन इतिहास में आ गया, मान लो चोल से आगे चोल प्रशासन आ गया, आपने बोला सर नहीं पढ़ा था सर हमने, चोल प्रशासन क्यों ही पढ़ूं मैं सर, वो तो साउथ इंडिया का है, क्या पता आएगा नहीं आएगा, छोड़ दिया आपने। चालुक्य प्रशासन आ गया, मैंने लिखाया जरूर है बट आपने नहीं पढ़ा, नहीं बना, यह संभावना हो सकती है। लेकिन आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में ऐसा नहीं होता भाई। जैसे मैंने कहा ना, अब ये हमने कहा कि सर ये स्थायी बंदोबस्त अलग है, ये एकमुश्त बंदोबस्त अलग है, अब इसमें और अंदर के अंदर चीजें आती चली जाएंगी। जैसे अगर मैं पूछ दूं कि सार्थवाह कौन होते थे, ये मध्यकालीन इतिहास का है, आपने उस दिन पढ़ा था। मुजरियान कौन होता है, पाहीकाश कौन होता है, ठीक, आपके लाइक खुद काश्त कौन होता है, ये छोटी छोटी शब्दावलियां आपने पहले पढ़ी हैं,
यहां से आपके प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को आपको समझना और ध्यान देना होगा जब आप ये सब 1857 की क्रांति में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ये सब आप पढ़िएगा 1857 के रिवॉल्यूशन के दौरान। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, समझना। कभी कभी स्टेटमेंट, ये भी आपके मॉडर्न इंडिया की खासियत है। एंशिएंट और मिडाइवल में नहीं आएंगी इस टाइप की चीजें, मॉडर्न में। और ये हम चल रहे हैं किसमें, ये सब हम राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। अब मान लेते एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आता है, ध्यान से समझना। यह घटना मेरी हिमालय जैसी भूल थी। हिमालय जैसी भूल थी। अब 8 नंबर में आ गया भाई, इस कथन को स्पष्ट करें, एक्सप्लेन करें। कुछ नहीं देगा, बस ऐसे लिख के छोड़ देगा ये। यह घटना हिमालय जैसी भूल थी, इस कथन को स्पष्ट करें। 8 नंबर का प्रश्न है, क्या लिखोगे भाई, किस संदर्भ में कहा गया और किसने कहा, बताएं। और ये हमने लिखाया है आपको, ये हमने कराया है आपको। बोलो बोलो। जल्दी बताइए, बी फास्ट, बी क्विक, आंसर करें भाई, आंसर करें, आंसर करें। बताइए, गांधी जी ने कहा था, चलो बहुत अच्छी बात। किस संदर्भ में कहा था, ये सब आएंगे यार ऐसे क्वेश्चन, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लीन और बहुत क्रिस्टल क्लियर प्रश्न है। गांधी जी ने किस संदर्भ में कहा था, हैं? गांधी जी ने कहा था जब चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था, चौरी चौरा। और तब जब असहयोग आंदोलन वापस लिया जा रहा था, नॉन कॉपरेशन को जब वापस लिया जा रहा था, तब गांधी जी ने कहा था। समझ आ गया? तो अब आपको बताना है कि क्यों इस चीज को कहा था, तो भूमिका आपको बनानी पड़ेगी कि 1920 के दशक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। यह आंदोलन प्रथम ऐसा आंदोलन था जिसमें कांग्रेस संवैधानिक दायरे से बाहर आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी वर्ग के लोगों ने, तमाम लोगों ने सहायता करी। अचानक यह आंदोलन उद्वेलित हो जाता है, जहां पर हिंसक रूप आ जाता है। चौरी चौरा में घटना घटित होती है, जिस घटना में इसको, है ना, गांधी जी को वापस विथड्रॉ करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको चीजें पता होनी चाहिए, तब आपके आंसर बनेंगे। यदि यह प्रश्न आता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रुओं को पंगु बना दिया, बनाए बिना शत्रुओं को पंगु बना दिया, पंगु मतलब समझ रहे हो ना, वीक कर दिया। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था और कहां तक सही था, यह बताइए आप। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना पंगु बना दिया था, पंगु यानी कि वीक कर दिया था। हमारे मित्र जो थे वो पावरफुल नहीं थे। अब चलिए, इस कथन का समालोचनात्मक व्याख्या करना है। समालोचनात्मक, क्रिटिकल एनालिसिस करना है आपको। करिए भाई। तो पहले यह तो बताना पड़ेगा ना कि स्टेटमेंट किसने कहा, किस संदर्भ में कहा था। प्रश्न ऐसे ही आएंगे भाई, आपको नहीं पूछा जाएगा। क्या आएगा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने दुश्मन को पंगु बना दिया। इस कथन का समालोचनात्मक वर्णन करें। बस ये क्वेश्चन आएगा भाई आपका 8 या 15 नंबर का। और जब तक आपको यही नहीं पता है कि यह कथन किसने कहा, किस संदर्भ में कहा, और आप लिखोगे नहीं, मतलब आपने ये चीज पता ही नहीं चला आपको, अब फिर आप कुछ भी लिख डालो,
नंबर तो 0 मिलने वाला है आपको। बताइए, बहुत बढ़िया। एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान किसने कहा था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। और ये भी याद रखना कब कहा है, कौन से एंग्लो मैसूर? तो थर्ड एंग्लो मैसूर, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा है। शत्रु मतलब किसको कहा है? शत्रु का मतलब हो रहा है मैसूर या टीपू सुल्तान की बात कर रहा है। मित्र मतलब किसकी बात कर रहा है? मराठे और निजाम की बात कर रहा है। तो आप बनाइए सूरजमुखी, आप बनाइए, बिल्कुल सूरजमुखी बनाना है भैया, ऐसे क्वेश्चन में सूरजमुखी नीड है आपका। बना लो सूरजमुखी। आपने बना दिया, यहां पर आप सीधा लिखिए थर्ड एंग्लो मैसूर। ठीक, अब यहां पर बनाइए कि मित्र जो है ये हो गए, शत्रु कौन है ये हो गया, दैट्स इट, हो गया, कहानी खत्म। फिर एक्सप्लेन कर लीजिए आप। इस प्रकार के प्रश्न आपसे संभावित हैं, बनेंगे। आजकल आइडियोलॉजी पे भी प्रश्न आ रहा है, पहले नहीं आता था, आजकल दे रहा है। जैसे इस बार आ गया, गांधी जी एक आदर्शवादी थे। गांधी जी आदर्श, तो गांधी जी पे क्वेश्चन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है मुझे कि गांधी जी और नेहरू जी दोनों में समानता थी या असमानता थी? चलिए देखते हैं, लेट्स सी। गांधी जी और नेहरू जी दोनों में सिमिलैरिटी थी, यानी कि दोनों के विचारधारा सेम थे या डिफरेंट थे? बस ये बता दो। क्योंकि यार एक बार आइडियोलॉजी के क्वेश्चन आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, सुभाष बाबू से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि इन लोग जनरली ऐसी कॉपी करते हैं एक आइडियोलॉजी से कुछ, जैसे लास्ट टाइम पूछे इसके पहले तिलक का योगदान, बाल गंगाधर तिलक का योगदान, फिर लाला लाजपत राय का योगदान, फिर किसी और एनी बेसेंट, ऐसे 3 पूछ लिए लगातार। ऐसे ही आता है जनरली। पीएससी में एक चीज अच्छा है, एक पैटर्न बनता है, फिर 2-3 साल तक वो चलता रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या गांधी जी और नेहरू जी दोनों में वैचारिक मतभेद था? विचार दोनों के सेम थे या डिफरेंट थे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आंसर बताएं मुझे। ये सब करेंगे, प्रश्न करेंगे, एक कॉमन प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताएं। क्योंकि अभी 8 नंबर का प्रश्न आया है और अभी इस बार के 8 नंबर के तीनों प्रश्न आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब जो अच्छे से मेन से ही पढ़ा होगा वही बनाया होगा, ऐसे में फिर बनाना संभव नहीं। समानता थी थोड़ी बहुत, अच्छा ठीक है। और भाई कुछ सेम थे? चलिए देखते हैं। देखिए, तो कुछ समानताएं थी और कुछ डिफरेंसेस थे। कोई भी व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं तो समानताएं, हमेशा कोई भी चीज एकदम सेम नहीं हो सकता और कोई भी चीज एकदम डिफरेंट नहीं हो सकता। तो कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों के दोनों किसकी बात करते थे? दोनों के दोनों जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, या पंथ निरपेक्षता, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेक्युलरिज्म। दोनों के दोनों कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थे, टॉप लीडर्स में से एक थे ये। तो दोनों की विचारधारा भी लगभग सेम थी। ये कुछ कुछ सिमिलर पॉइंट थे। डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो पंडित नेहरू जो है वो बहुत अधिक समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनमें वामपंथ की झलक थी। अब वामपंथ आप वैसे मत समझ लेना, लोग वामपंथ सुनते फिर नक्सलाइट वक्सलाइट एंड ऑल इस टाइप से दिमाग में ले आते हैं। वामपंथ एक विचारधारा है भाई, और वामपंथ का मतलब होता है कि समाज में जो परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, जो रूढ़िवादिता से अलग होते हैं, या जो दो वर्ग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक वर्ग होता है जो संघर्ष करता है और एक वर्ग होता है जो मजे लूटता है। वो बीच वाले वर्ग को भूल जाता है, हम लोगों को भूल जाता है, मिडिल क्लास की बात ही नहीं करता वो। कार्ल मार्क्स का कहना है कि या तो एक सत्ता पक्ष या एक ऐसा पक्ष है जो शोषण करता है, और एक वो है जो शोषित होता है, और बीच वाले हम जो से मध्यम वर्ग है, जो खैर उसकी अवधारणा बाद में आई, तो मध्यम वर्ग की सत्ता को नकारता है। बोलते मध्यम वर्ग जैसा कुछ नहीं होता, मध्यम वर्ग या तो शोषण करेगा तो शोषित होता है। तो एक अलग थ्योरी, अलग कंसेप्ट, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो वाम का मतलब होता है कि ऑर्थोडॉक्स ना होकर के, यानी कि बिल्कुल कंजर्वेटिव ना होकर के, कुछ खुले विचार, ओपन, समाजवाद, सोशलिस्ट, सामाजिक न्याय और समानता की जो बात करता है। गांधी जी थे वो राम राज्य की बात करते थे। पंडित नेहरू जो हैं वो भारी उद्योगों की बात करते थे। याद करो, ये उद्योग, टेक्नोलॉजी,
शहरीकरण इसकी बात करते थे। जबकि गांधी जी बताइए, ये तो सीधा कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये तो ग्रामीण उद्योगों की बात करते थे। ये तो बोलते थे ये सब फालतू है यार, शहरीकरण नहीं करना है, ग्रामीण करिए आप हर चीज को। ये बहुत अधिक हस्तशिल्प पे जोर देते थे, हैंडीक्राफ्ट पे जोर देते थे। ये समझ आ रहा है? तो ये कुछ कुछ इनके बीच आइडियोलॉजी डिफरेंसेस भी था, और कुछ कुछ समानताएं थी, और कुछ कुछ अलग अलग इनके विचारधारा अलग थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। अब कल के लिए आपका टास्क क्या है मैं आपको बता देता हूं भाई। कल आप मत करिए, कुछ मत करिए। कल आप एक नजर देख के आइए, क्या क्या देख के आना है आपको। पूरा एंग्लो, मैसूर, मराठा, सिख एंड ऑल, ये पूरा वॉर वगैरह देख के आइए, और इनकी पूरी पॉलिसी, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी एंड आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ये देख के आना है। एक्ट मत देख के आना है, एक्ट को हम लोग नहीं करेंगे, एक्ट को हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 40 बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, अवश्य बता सकते हैं, तो उसी की बात करते हैं। तो आप लोग ये पढ़ के आइएगा, एक्ट को नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ क्या पढ़ना है, फ्रांसीसी और इनके बीच संघर्ष, कर्नाटिक वॉर पढ़ लीजिए आप। दुनिया जहान के इन लोग जो लड़ाई झगड़ा के उसको पढ़िए, उसके संधियों को पढ़िए। और क्या बताया, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और साथ ही साथ इनकी प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति मतलब जो साम्राज्यवादी नीति, प्रशासनिक नहीं बोलना चाहिए, साम्राज्यवादी अच्छा वर्ड है। इनकी जो इंपीरियल पॉलिसीज थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, सहायक संधि हो गया, रिंग ऑफ फेंस हो गया, घेरी घेरी, इसको पढ़ना है, एक्ट को नहीं पढ़ना है, एक्ट को हम आखिरी में कर लेंगे, एक्ट को अपन एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ के आइए, और फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। चंद्र गांधी है ना 5,000।